यानी गम और bereavement प्रोसेस यानी सोग का आलम, ये हर इंसान किसी न किसी जिंदगी में पहलू से गुजरता है। और आज के दौर में जब अचानक मौत वाक़ई होती है या किसी अजीज की अचानक हादसात में या किसी भी वजह से मौत होती है, या इंसान अपनी जिंदगी में कोई बहुत ही कीमती चीज खो देता है जिससे उसकी इमोशनल अटैचमेंट हो, तो जिस सदमे से इंसान गुजरता है, जिस गम से इंसान गुजरता है, उससे झेलना अक्सर और बेशतर बहुत मुश्किल और एक तकलीफ अमल है। इसी प्रोसेस को डिस्कस करने के लिए आज हमने दावत दी है यास्मीन बीबी को, जो कि एक साइकोथेरेपिस्ट भी हैं और रिलेशनशिप काउंसलर भी हैं। आज हम उनके साथ डिस्कस करेंगे ग्रीफ, लॉस एंड बेरीवमेंट। यास्मीन, वेलकम टू द शो। Thank you very much. आज जिस टॉपिक को हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे वो एक ऐसी चीज़ है जिसका हर इंसान एक्सपीरियंस करता है कभी ना कभी, और बहुत से लोग हैं जो इस वक्त, जो कि सेकेंड पीक चल रहा है कोविड का, और बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने किसी लव्ड वन को खोया है, दे आर स्ट्रगलिंग टू कोप ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी यास्मीन कि पहले तो हमें ये बताइए हमारे व्यूअर्स को कि बेरीवमेंट प्रोसेस होता क्या है। जैसे आपने कहा है कि आजकल स्पेशली अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा सेंस ऑफ लॉस है एंड इट्स नॉट इंडिविजुअल। सिर्फ ये नहीं है कि लोग अकेले में दूसरे लोगों को खो रहे हैं, बल्कि कलेक्टिव लॉस भी है। इज्तमाही तौर पे हम एक नुकसान या एक दुख और या एक सदमे की हालत से दो चार हैं। और कलेक्टिव लॉस का मतलब ये है कि सिर्फ ये नहीं कि हम लोगों को खो रहे हैं, बल्कि हम उस दुनिया के उस कॉन्सेप्ट को खो चुके हैं जिससे हम फेमिलियर थे। अब जो नई दुनिया है उसका नया कॉन्सेप्ट, जैसे मास्क पहनना, एक दूसरे से हैंडशेक नहीं करना, 2-3 फीट की दूरी रखना दूसरे इंसानों से, अगर कोई बीमार है उसकी तीमारदारी नहीं करना। तो ये एक पूरी जो एक पुराना वर्ड है जिसके अंदर एक एम्पैथी, एक केयर, एक क्लोजनेस, एक कनेक्टेडनेस थी, और उस वर्ड के कॉन्सेप्ट को हम खो के एक नए वर्ड में जा रहे हैं जिसके अंदर दूरी है। तो ना सिर्फ ये कि हम लोग इंडिविजुअल लॉस से गुजरे हैं, हम आल्सो कलेक्टिव इज्तिमाई लॉस से भी गुजरे हैं। जहाँ तक आपका सवाल है कि ब्रीवमेंट या जो सोग है या लॉस है वो क्या चीज़ है, तो इसका एक साइकाइट्रिस्ट है एलिजाबेथ क्यूबलर रॉस थी। उन्होंने एक इसका ढांचा दिया था। बेसिकली वो उन लोगों पे काम कर रही थी जो लोग मर रहे थे। उन्होंने उनके बारे में बुक लिखी थी, डेथ एंड डाइंग। लेकिन उनका जो मॉडल है वो लॉस के ऊपर काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है, और उसके अंदर उन्होंने 5 चीजें बताई थी क्यूबलर रॉस ने। और उसके अंदर उन्होंने ये बताया था कि जो पहली चीज होती है कि हमारी डिनायल होती है, हम रेडी नहीं होते एक्सेप्ट करने के, हम मानते नहीं है कि हमारे साथ दुख दुख की कैफियत हुई है। दूसरी चीज उन्होंने ये कहा कि हमारी एंगर होती है कि हमें गुस्सा आता है कि ये हमारे साथ क्यों हुआ है, मैं ही क्यों, कोई और क्यों नहीं, मतलब मुझे ही ऐसे क्यों हुआ है, विच इज क्वाइट नाइस। या हम अपने रिलीजन के ऊपर टर्न हो जाते हैं, या हम अपने गॉड के ऊपर टर्न हो जाते हैं, या हम अपने ऊपर गुस्सा निकालना शुरू कर देते हैं। इसके बाद जो उन्होंने बताई वो उन्होंने कहा बार्गेनिंग, कि हम सौदेबाजी करते हैं कि अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर आपका एक्सीडेंट हुआ है और आपकी वाइफ आपके साथ बैठी हुई थी, उनकी डेथ हो गई, तो आप सोचते हैं कि अगर मैं उस वक्त बाहर मत जाता, या मैं टर्न करने की बजाय लेफ्ट टर्न कर लेता, तो शायद बच जाते हम लोग, या हमें क्या जरूरत थी। तो हम एक तरह से एक सौदेबाजी करते हैं, एक बार्गेनिंग करते हैं, हम उस स्टेज के ऊपर होते हैं। उसके बाद एक जो नेक्स्ट स्टेज है वो हमारी होती है डिप्रेशन की, जिसके अंदर हम बहुत ज़हनी दबाव या लो फील करते हैं। और ये समटाइम्स ये ऐसी स्टेज होती है जिसके अंदर कई दफ़ा आपको ये पता नहीं चलता कि ये जो सर्कमस्टेंशियल आपका जो ज़हनी दबाव है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांस, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द डेथ, या फिर ये ज़हनी दबाव जो है वो परमानेंटली आपकी साइकोलॉजी का हिस्सा है, आपका जो डिप्रेशन है। तो क्योंकि सिम्टम्स बहुत फेमिलियर होते हैं आपके साथ उस ज़हनी दबाव के, उस डिप्रेशन के। और उसके बाद जो आखिरी स्टेज उन्होंने बताई वो एक्सेप्टेंस की स्टेज है, कि हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये हमारे साथ हुआ है। और कई दफ़ा लोग ऐसे होते हैं कि वो जो एक्सेप्टेंस की स्टेज होती है उसमें स्टक हो जाते हैं, मतलब दे कैन नॉट मूव ऑन फ्रॉम दैट स्टेज ऑफ एक्सेप्टेंस। उनके साथ काम किया था एक ग्रीफ काउंसलर ने, और उसका नाम जी। है डेविड कैसलर। उसने जब उनके साथ काम किया तो उसने कहा कि देयर नीड्स टू बी अनदर स्टेज एक्सटेंडेड टू दैट, एंड देन आफ्टर हर डेथ उसने ही रोट अ बुक, और उस बुक के अंदर उन्होंने लिखा कि देयर इज अनदर स्टेज एंड दैट इज मीनिंग। व्हेन वी गिव मीनिंग
to that what has happened to us, when we add meaning to our life, and that is when we move forward from that stage of जो है मातम की या शोक की या दुख की, कि we give a meaning to what is left to us. तो दिस इज सही बेसिकली किसी चीज की डेथ, किसी चीज का नुकसान होना, दैट कुड बी अ ह्यूमन बीइंग, दैट कुड बी अ फेमिलियर सेंस, दैट कुड बी अ लॉस ऑफ अ फ्रेंडशिप, दैट कुड बी अ डिवोर्स, दैट कुड बी अ ब्रेकअप, दैट कुड बी योर सही हाउस इज बर्न डाउन, आपके घर को आग लग जाती है, या आपके और आपका कुत्ता मर जाता है। कई लोग इतने ट्रिगर हो जाते हैं, उनके अगर किसी पेट की डेथ हो जाती है, क्योंकि उन्होंने सही पिछले जो लॉसेस होते हैं कई दफा उनको प्रोसेस नहीं किया होता। तो it could be anything, and it could be like you're not getting the grades you're expecting you would get. It could be from a child when you become an adult and you have a sense of loss towards your childhood, कि जब I'm not going to be a child anymore because I've become this adult person now. So सही। it could be positive as well as it could be sad at the same time. यानी कि किसी भी चीज़ का लॉस हो, चाहे वो किसी रिश्तेदार या अजीज की मौत हो, या जैसे कि आपने एग्जांपल दी कि रिलेशनशिप ब्रेकडाउन, डिवोर्स, या अपनी कोई ज़ाती चीज़ का खो जाना, या हादसे के तौर पे उसका आपसे छिन जाना, ये तमाम चीज़ें जो हैं इससे इंसान जब गुजरता है तो वो ग्रीफ एक्सपीरियंस करता है। तो यास्मीन, आप हाँ प्लीज हमें जी। बताइए कि ग्रीफ के फिजिकल और इमोशनल सिम्टम्स क्या है? हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज इट? अ, इसकी जैसे मैंने आपको पहले कहा कि काफी हद तक जो ग्रीफ है ना, इट लुक्स लाइक डिप्रेशन। काफी ज्यादा सही। उसकी जो प्रेजेंटेशन होती है, जो मैनिफेस्टेशन होती है, जो दिखने में उसकी सेम चीजें होती हैं जो आपको डिप्रेशन में फील होती हैं। फॉर एग्जांपल, आपका इंटरेस्ट नहीं रहता आपकी डे टू डे चोर्स में, आपका काम करने को दिल नहीं चाहता, आपका इंटरेस्ट खत्म होता है, आपके अंदर सुसाइडल आइडिएशन आ जाती है, मतलब आप सोचते हैं मैं आई एम बेटर ऑफ डेड, व्हाट इफ आई डाई, अगर मैं मर जाऊं तो क्या होगा, हुँ, आप उसको फैंटेसाइज करते हैं अपनी डेथ को। अम, उसके अलावा आपके अंदर हो सकता है आप ज्यादा सोना शुरू कर दें, या हो सकता है आपकी नींद बिल्कुल उड़ जाए एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रीफ। आप हो सकता है अपनी पर्सनल केयर करना छोड़ दें, आप एक्सरसाइज करना छोड़ दें, आप अच्छे तरीके से खाना छोड़ दें, आपकी भूख उड़ जाए, या आप ओवर ईटिंग करना शुरू कर दें। तो कई ऐसी मैनिफेस्टेशन होती हैं जो होती हैं। होता यह है कि जब आप ग्रीफ से गुजर रहे होते हैं तो आप एक जो फिजिकल एस्पेक्ट है, आपका जो डे टू डे फिजिकल एस्पेक्ट है, उसको भूल के आप एक फाइट और फ्लाइट मोड में चले जाते हैं। एक तरह से जो ट्रॉमा होता है, जो कोई भी ट्रॉमा, जी, स्पेशली डेथ का ट्रॉमा जो होता है, वो आपके अंदर एक प्रिमिटिव, एक बहुत कदीम रिएक्शन को ट्रिगर करता है। तो इस वजह सही। से कई दफा जो फिजिकलिटी होती है, जो जो एक वजूद की जरूरियात होती है, आप उसको भूल के आप उस प्रिमिटिव माइंडसेट में चले जाते हैं जिसमें आप एक्सट्रीमली खौफजदा हो जाते हैं, बहुत ज्यादा तकलीफ में होते हैं और खौफजदा होते हैं। समटाइम्स यू टर्न ऑन योर सेल्फ। एक राइटर है जूलिया सैमुअल, उन्होंने लिखा है ग्रीफ वर्क्स के अंदर कि यू स्टार्ट टू हैव अ शिटी पार्टी इन योर हेड। आप अपने आप एक तो आप खुद तकलीफ में होते हैं, और उसके ऊपर से आपको सही। अपने ऊपर गुस्सा आ रहा होता है। यू डोंट अलाउ योर हुँ, सेल्फ टू बी काइंड टू योर सेल्फ। आप और ज्यादा हुँ, पेन में यू टर्न ऑन योर सेल्फ, आप अपने खुद दुश्मन बन जाते हैं। तो और फिर कई दफा जेंडर्स में इट प्रेजेंट्स डिफरेंटली। औरतें जो हैं सही। उनके उनको कई दफा दिल में, मतलब दे फील दैट they are hurting, their heart is physically hurting, and they feel that they सही। cannot express because they have that choky feeling. कई clients आती है when they are going through grief counseling, and they talk to, they say I can't talk because I feel as if something is stopping me there. उनको एक choke हुँ, एक feeling होती है। और जो बंदे होते हैं, sometimes they feel in their legs, they feel like running away. और सही। प्रेजेंटेशन में भी ऐसा होता है कि जो औरतें होती हैं वो ज्यादा they want to sit with it, they want to mull over it, they want to feel about it, they want to talk about it, they want to go through their feelings। और बंदे जो होते हैं वो कोशिश करते हैं कोई चीज़ों को फिक्स कर दें, they want to move on from that because it's too difficult for them to kind of sit with that feeling। तो इस तरह इसकी मैनिफेस्टेशन प्रेजेंटेशन डिफरेंट होती है डिफरेंट लोगों में। एजेस के हिसाब से भी इसकी मैनिफेस्टेशन और प्रेजेंटेशन डिफरेंट हो सकती है। आपका जो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है, मतलब कल्चरली आप ग्रीफ को कैसे देखते हैं, आप डेथ को कैसे देखते हैं, आपका जो रिलीजियस
कॉन्सेप्ट है कि आपके मजहब में ग्रीफ को या डेथ को कैसे देखा जाता है, कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, वो भी इसके ऊपर इम्पैक्ट होता है। वो मज़ाहिब जिनके अंदर एक तरह से एक आफ्टर लाइफ पे बिलीफ होता है, जैसे इस्लाम है या जूडाइज्म या कैथोलिसिज्म है जिसके अंदर एक आफ्टर लाइफ के ऊपर बिलीव होता है, इवन फॉर दैट मैटर हिंदुइज्म भी जिसके अंदर वो बिलीव करते हैं कि मुख्तलिफ सूरतों में आप यू कैन कम बैक इन लाइफ इन अ डिफरेंट फॉर्म। उसके अंदर और तरह की उसकी प्रेजेंटेशन होती है। वो ट्रेडिशंस या वो कल्चर जिसके अंदर आप आफ्टर लाइफ पे बिलीव नहीं करते, उसके अंदर उसकी प्रेजेंटेशन और तरह की होती है। तो इट्स अ लॉट of who you are, what you are, which religion, which culture you believe in, and who you are as an individual as well. So every person experiences grief differently. हर सही। इंसान का ग्रीफ का, सोग का, सदमे का, दुख का तजर्बा जो है वो डिफरेंट होता है। और किसी इंसान का दुख दूसरे इंसान से छोटा या बड़ा नहीं होता। आप ये नहीं कह सकते कि चूंकि उसका तो सिर्फ कुत्ता मरा है उसको क्या पता हो कि मेरे साथ क्या हो रहा है। लाइक लॉजिकली हम्म। एक थर्ड पर्सन हो सकता है इस कैपेसिटी में है कि वो उसको जज कर सके, लेकिन उस इंसान का हमें नहीं पता कि उस कोई कुत्ते के मरने के साथ उसके कौन कौन से पिछले ग्रीफ हैं जो उसने स्प्रेस किए हुए थे, जो ट्रिगर हो गए हैं। कहा ये हो जाता है सकता है कि जो इमोशनल 15, अटैचमेंट। हाँ जी, ये हो इमोशनल सकता है अटैचमेंट। इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज्यादा हो। हाँ जी, क्योंकि कहा जाता है कि 5 जो है बुनियादी अटैचमेंट जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है एवरेज इंसान की ज़िंदगी में। 5 जो है वो कोर अटैचमेंट्स होती है, और उनमें से किसी एक अटैचमेंट का लॉस जो है दैट कैन ट्रिगर ट्रॉमा। इसके अलावा ये भी कहते हैं कि 15% ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, यानी कि 15% नफ्सियाती मसाइल जो एक इंसान लोगों में होते हैं, दैट इज बिकॉज दे हैवंट रिजॉल्व द ग्रीफ। उन्होंने जो सही। ग्रीफ है या उन्होंने दुख अपना या अपने सदमे को रिजॉल्व नहीं किया, प्रोसेस नहीं किया, तो उसके रिजल्ट में 15% लोगों में साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। तो ये चीज को किस तरह से मालूम कर सकते हैं कि अगर जैसे आपने कहा कि हर इंसान की कोपिंग मैकेनिज्म डिफरेंट होती है, हर शख्स जो है वो ग्रीफ को या गम को किसी के खो जाने का अलग तरीके से इजहार करता है। कुछ लोग डिनाइल में होते हैं, कुछ गुस्से की शक्ल में उसको मैनेज करते हैं। खवातीन जो है वो ज़्यादा इमोशनल और सेंटिमेंटल होती हैं, दे वांट टू टॉक अबाउट इट। और मर्द हजरात जो हैं वो प्रैक्टिकल चीज़ें ढूंढते हैं। तो हर इंसान का मतलब इसमें इंडिविजुअल डिफरेंस है। तो बेरीवमेंट का जो पीरियड है वो भी फिर इंडिविजुअल के हिसाब से डिफरेंट होता है। हाँ जी, इसमें कोई बेसिकली ब्रीवमेंट का कोई पीरियड नहीं होता। इट्स नॉट क्रोनोलॉजिकल, इट्स नॉट के किसी की डेथ अगर 3 साल पहले हो चुकी है तो उनको किसी एक मौके पे वो उतने स्ट्रांगली ट्रिगर नहीं करेगा, या किसी का ब्रेकअप हुआ है तो कोई फ्लैशबैक उन्होंने देखा है तो उसके साथ उनका रीट्रिगर नहीं होगा। इसके अंदर एज सच ब्रीवमेंट का कोई पीरियड नहीं होता। जैसे अगर किसी इंसान की डेथ 6 महीने पहले हुई है, तो जो इंसान उस सदमे से गुजर रहा है, जो इंसान उस सोग से गुजर रहा है, जिसने 6 महीने पहले अपने किसी लव्ड वन को दफनाया है, वो इंसान के जी। लिए इट्स लाइक यस्टरडे, जैसे कल की बात है। तो जो जो कैलेंडर मंथ है वो आम लोगों पे तो अप्लाई हो सकता है, लेकिन वो इंसान जो सदमे से सही। गुजरा है उसके ऊपर कैलेंडर जी। मंथ अप्लाई नहीं हो सकता कि 6 महीने गुजर गए या साल गुजर गए। एंड इट कम्स इन वेव्स। इट डजंट कम इन लाइक, आप हो सकता है कि कुछ दिन आपके अच्छे हों और कुछ दिन एकदम यू फील डिबिलिटेटेड एंड स्टक बाय ग्रीफ। तो जो जो grief होती है, that process that happens in waves, and then with the time being you learn to manage, you never forget। जिस इंसान के कोई चाहने वाले को उसने दफनाया हो, या जिसकी मौत हो, या किसी माँ बाप का जवान बेटा है वो मर गया है या बेटी है वो मर गई है, they are never going to forget that। They सही। always remember that, but they learn to manage it. It's like as if there is something there in front of you and you're walking around it. So it's always, that reality is always there for them. That reality doesn't dissipate. Reality doesn't go anywhere. It is always there. It's very solid. सही। आई थिंक वी हैव लॉस्ट द कनेक्शन।
um, यास्मीन, हमारे पास एक सवाल आया है क्योंकि जो भी लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं, they can give their feedback, they can ask questions by calling in our studio, or they can ask questions through our Facebook Live Hidayat TV page. So the जी question that जी has been asked by a viewer is कि अगर कोई parents हैं जिन्होंने अपना बच्चा खोया है, how can we help them? How can we support these grieving parents so they can cope in this difficult time? आपका किसी के पास उस वक़्त मौजूद होना मतलब एक तो आप उनके पास जाएँ, उनको ये मत बताएँ कि उनको किस तरह से सदमा मनाना है। मतलब डोंट टेल देम हाउ दे नीड टू गो थ्रू देयर ग्रीविंग प्रोसेस। आपको उनके पास प्रेज़ेंट होना, आपके पास उनके पास मौजूद होना, वो याद कर रहे हैं तो उनको याद करने देना, अगर वो याद नहीं कर रहे तो उनको ना याद करने देना। ये और इस दूसरी बात ये है कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि आपका सिर्फ ये नहीं है कि आप कुछ दिन तो जा रहे हैं तो बाद में यू हैव फॉरगॉटन दैट आपने Yeah. उनको मुसलसल वो जो है सपोर्ट वो प्रोवाइड करनी है वो सपोर्ट आपने उनको देनी है तीसरा ये कि उनको ब्रिंग देम बैक टू द फिजिकलिटी लाइक don't ask them to look after themselves but you can make like make food take the food for them because they have forgotten to cook they don't know they don't want to cook like it's too trivial as compared to their loss जो उनका हुआ है जो उनके साथ सदमा हुआ है उसके निस्बत कि मैं आज क्या खा रही हूँ या मैं आज क्या खा रहा हूँ दैट इज टू ट्रिवियल दैट्स टू बेसिक फॉर देम तो अगर आप उनकी प्रैक्टिकली हेल्प कर रहे हैं उनकी लुक आफ्टर कर रहे हैं अगर वो सोच रहे हैं आप उनको सजेस्ट कर रहे हैं डू यू थिंक वी शुड गो फॉर अ वॉक and wait if they want to go for a Mm. walk so allow them to be who they are and sit with them in their pain in their grief का ये होता है कि it's a very lonely process बहुत तन्हा प्रोसेस है ग्रीफ इसके अंदर अगर विटनेस हो तो दैट रिड्यूसेस द पेन अगर आप मौजूद भी हैं मतलब कोई इंसान मुसलसल रोता जा रहा है आप उसको रोने दें आपको कोई इंटरवेंशन करने की जरूरत नहीं है बट व्हेन यू आर एक्सपीरियंसिंग द पेन विद देम सिटिंग विद देम being with them that is enough because that pain is being witnessed and that's how it gets processed that's how it gets resolved तो जो हमें हम कई दफा हमारे पास एक बने बनाए जुमले होते हैं कि सब्र करें आपको सब्र आ जाएगा बेहतरी के कुछ बेहतरी के लिए हुआ है मतलब जिस इंसान ने अपना बच्चा खोया है ही और जी. शी वांट्स टू पंच यू लाइक व्हाई आर यू सेइंग दैट तो कई दफा आप सोचें कि जो जो आप जुमले उनसे बोल रहे हैं जो बने बनाए जुमले आप उठा के उनको बोल रहे हैं जी सब्र करें या आपको इसमें कोई अल्लाह की कोई बेहतरी होगी मतलब दे डोंट वांट टू नो बेहतरी बिकॉज दे आर हर्टिंग दे आर इन पेन they are सही. suffering so be mindful like what you are saying to them and allow them to और say and don't be afraid यहाँ तक आप कि हम डरे नहीं कम्युनिटी में ये भी चीज़ देखते हैं कि जी अगर किसी के घर जैसे किसी का इंतकाल हुआ है और उनको पुरसा देने के लिए उनके घर पे जा रहे हैं या उनसे बात कर रहे हैं तो उनसे अगर वो शख्स रो रहा है उस वक्त तो उसको ये भी कहते हैं कि रो मत हाँ सब्र करो एज इन पेशेंस डजंट मीन नॉट टू क्राई दे आर टू yeah डिफरेंट थिंग्स yeah basically crying is really good crying is as beneficial as you are going to a gym and sweating out and getting your negative hormones out सेम वे जब आप रोते हैं तो रोने के बाद भी आपका जो बैलेंस है वो रिस्टोर होता है बॉडी में क्योंकि कई ऐसी नेगेटिव hormones होते हैं जो आंसुओं के थ्रू आपके निकल जाते हैं तो अगर आप कभी कभार ओवरवेलम कर रहे हैं या कभी कभार रो रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है इट्स ओके टू क्राई इट्स नॉट और एक जो आपके फिरके के अंदर जो ये जाफरिया फिरका है उसके अंदर जो एक चीज और कई और रिलीजन्स के अंदर जैसे ज्यूज में भी है जुडाइज्म में भी है यानी कि टाइम देते हैं ना मॉर्निंग को they sit जी and mourn that is very good सही like you are at that is the time of the year when nobody is judging anybody like you सही you are you are exposing your vulnerability you are crying nobody is asking you why you're crying are you crying for the death of Hussein are you crying for the death of your mother if you're hurting if you're going out you're putting yourself into pain you're self-harming or you're hurting yourself why are you doing that जो जो you allow उसके उस
कई ऐसे रिलीजन है उनके अंदर अलाउ किया जाता है, टाइम दिया जाता है कि इट्स ओके टू सेलिब्रेट दैट पेन, इट्स ओके टू गेट दैट आर्किटाइपल आउट एंड एम्ब्रेस दैट। क्योंकि कई दफा हम हम्म। ऐसी चीजें देखते हैं कि लोग अपने आप को बीट कर रहे होते हैं। That's okay because सही। that's temporary. They know that's going to happen, and then you're going back to normal. तो कई ऐसे हम्म। रिलीजन है जिसके अंदर ये अलाउ करते हैं, और कई ऐसे कल्चर्स हैं जिसके अंदर वी आर नॉट गोना टॉक अबाउट इट। वी हैव पुट द यस। पर्सन टू रेस्ट, and we are only going to celebrate what was good in their life, and then we are not going to talk about that. कई दफा ऐसा होता है कि अनरिजॉल्व्ड होते हैं, मतलब कई लॉस ऐसे होते हैं जैसे हम उनको कहेंगे कि एम्बिविलेंट लॉस, यानी कि मुहर्रिक किस्म का लॉस, यानी कि आपका लव हेट रिलेशनशिप था, एक आपका गार्डियन है फिगर, उसने उससे आपको मोहब्बत भी और नफरत भी है, और उनकी डेथ हो जाती है। सो यू नीड टू टॉक लाइक व्हाट दैट पर्सन हैज डन बैड टू यू बिफोर यू प्रोसेस द ग्रीविंग एलिमेंट ऑफ दैट। तो ऐसे नहीं होगा कि कोई मर गया है तो उनके साथ जो उन्होंने बुराई की है वो भी मर गई है, वो बुराई आपके अंदर जिंदा है। You have to resolve that, and you have to go to counseling, and you have to go to talk to your counselor, get a professional help, or maybe go to cruise, or maybe go to groups. जो bereavement groups होते हैं, they are very useful. You need to do something about that because that pain is still there. You need to resolve that. So जैसे और इसी तरह ambiguous losses होते हैं। ambiguous loss होगा जी। जैसे हम कहेंगे उर्दू में उसको मुबहिम दुख, यानी कि एक फादर है, वो एब्सेंट है बच्चे की जिंदगी से, वो सारी जिंदगी एब्सेंट रहा है बच्चे की जिंदगी से, लेकिन अचानक उसकी डेथ हो गई है, लेकिन बच्चे के लिए वो पहले से ही सही। मरा हुआ था। So सही। the person who has lost that father, how are they going to mourn the loss of, because they have lost them 30 years ago when they were probably 10, but at the same time in the physical sense the father is dying now. So they cannot just dump it and then move on with that. They have to go and talk about it. कई cultures में allow नहीं करते कि you cannot talk about the dead anymore. That is happened, the chapter is closed, move on. And then that creates a stuckness, and सही। they are being judged for talking that. So sometimes it's good to open up and see like what is actually happening there. You mentioned some very good points, यास्मीन, कि ये जो ग्रीविंग प्रोसेस होता है, bereavement का प्रोसेस होता है, जब इंसान ने कोई लॉस एक्सपीरियंस करता है, तो मिक्स्ड अप इमोशंस सामने आते हैं, और कभी-कभी एंगर, रिसेंटमेंट या कोई ग्रज जो आपके दिल में है किसी को लेके, और फिर उस शख्स का इंतकाल हो जाए जिसने आपसे माफी ना मांगी हो या जिसको आपने माफ ना किया हो। यू मेंशन अ गुड पॉइंट दैट यू नीड टू सीक प्रोफेशनल हेल्प, और आपका जो काउंसलर है वो आपकी मदद करेगा इन अनरिजॉल्व्ड इमोशंस को या जो सप्रेस फीलिंग्स है उनको मैनेज करने में। और आपने एग्जांपल दी कि जब इंसान इन चीज़ों को रिजॉल्व नहीं करता तो वो आगे जाके बहुत से मसले उससे पैदा होते हैं। तो आप प्लीज ये बताइएगा कि एक नॉर्मल ग्रीफ में और क्लिनिकल डिप्रेशन में क्या फर्क है? क्लिनिक, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि एंड आई वोंट रिपीट दैट व्हाट आई हैव सेड ऑलरेडी, कि काफ़ी सिम्टम्स सिमिलर हैं। आपकी सुसाइडल आइडिएशन होती है, यू आर नॉट इंटरेस्टेड, यू मे नॉट बी ईटिंग वेल, यू मे बी ओवर ईटिंग, यू मे बी डूइंग एडिक्टिव बिहेवियर्स, मतलब आप में एडिक्शन की तरफ बढ़ जाती है, विच अगेन इज सेल्फ सैबोटाजिंग, विच अगेन इज स्लो डेथ। ये चीज़ें तो खासी सिमिलर होती हैं, लेकिन जो क्लिनिकल डिप्रेशन होता है उसमें ये होता है कि जी। यू आर कंसिस्टेंट, इट डजंट गो अप एंड डाउन, you don't have good days at all. सही। Yeah, and it's you are extremely despaired, and that sense of extreme despair and numbness is constant. जो ग्रीविंग होती है, जी। जो सोग होता है, उसके अंदर ये होता है कि इट कम्स इन वेव्स, यू हैव गुड डेज एंड यू हैव सही। बैड डेज, so the pain is coming, but the pain is coming in waves. So that's the difference. But if the symptoms persist, अगर आपकी नींद मुसलसल डिस्टर्ब हो रही है 2-3 वीक्स से ज़्यादा, अगर आप कॉन्स्टेंटली लो फील कर रहे हैं, तो इट्स ऑलवेज बेटर टू गो एंड स्पीक टू योर जीपी। कि अगर आपको किसी किस्म की हेल्प की ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल नींद के लिए, आपको नींद नहीं आ रही, उसके लिए आपको हेल्प की ज़रूरत है, या आपको टाइम बीइंग के लिए एंटी डिप्रेसेंट्स चाहिए,
तो आपको जाना चाहिए आपका, और या फिर आपके जीपी अब तो फ्री रिफरल भी आपको करते हैं काउंसलिंग के लिए। अगर आपकी रीसेंट ब्रीवमेंट हुई है, इवन अगर पास्ट ब्रीवमेंट ट्रिगर हुई है किसी वजह से, they can refer you for free counseling sessions, like short term counseling sessions is available everywhere in UK, तो वो आपको रिफर कर देंगे। तो इट्स ऑलवेज गुड टू गो, बट द डिफरेंस इज दैट द grief comes in waves, and the depression, the symptoms, the manifestation, they are, this is persistent, मुसलसल होते हैं, वो symptoms रहते हैं। क्या ऐसा भी होता है कि यू कम अक्रॉस पेशेंट्स और क्लाइंट्स जो ग्रीफ को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं बेरीवमेंट को एंड दे फील लाइक यू मेंशन स्टक एंड दे फील के द ग्रीफ इज नॉट गोइंग अवे इट कीप्स कमिंग बैक एंड इट्स एक्चुअली अफेक्टिंग देम ये काफी स्टकनेस होती है लोगों के अंदर। I remember I worked with a client. She was young person, 20 something, 21 or 22, and she lost her mother. And just before she lost her mother, she overdosed herself. Like, you know, अपनी माँ की डेथ से पहले उस लड़की ने खुदकुशी करने की कोशिश की। तो जब वो हॉस्पिटल के अंदर थी, जब उसने ओवरडोज लिया बच्ची ने, तो उसकी माँ उसको देखने के लिए आई, और उसके कुछ दिन के बाद उसकी माँ को कैंसर डायग्नोसिस हो गया। और उसकी माँ अचानक विद इन अ मंथ एंड हाफ अचानक उसकी मॉम का डेथ हो गई। अब वो लड़की जो है वो काफी ज्यादा गिल्ट में थी कि मैं खुद अपने उसमें थी, और मैंने अपनी माँ को लास्ट टाइम में ट्रबल दी कि आई टूक एन ओवरडोज एंड आई ट्राई टू कमिट सुसाइड, एंड शी वाज अनएबल टू मोर्न द डेथ। वो उसको इतना ज्यादा गिल्ट था, उसको इतना ज्यादा रिग्रेट जी था, दैट आई वाज गोइंग थ्रू with my own stuff, and I was unable to actually be there with my mother at that time, and I have let her pass on with that memory of me doing that even at the last time, that she was stuck in that grief. She was unable to move from it, so she was constantly crying. Like, she had one day a week where she will like close down and she won't get out of her room, and she will just cry and cry all day, and that was it. And when we talked about it, she said, I don't want to forget my mother. I do that because I don't want to. It happened to be that the fear was that if I am not going to mourn my mother, I'm going to forget my mother. तो अगर मैं शोक मनाती रहूंगी तो मुझे तब ही अपनी मॉम की याद रहेगी। और दूसरा उसको ये था कि उसको गिल्ट ये था कि मैं अपने आप में बिजी थी, और मैंने अपनी माँ को ये इस चीज के साथ भेजा, तो मैं किस मुंह से अपनी माँ का दुख मनाऊं। एक तरफ तो दुख मना रही थी और दूसरी तरफ वो उसमें स्टक हो गई थी। तो जब हमने काम किया सही तो ये सिंपल सी बात सामने आई, जो उसको अचानक क्लिक की कि बेसिकली शी डिडंट नो दैट हर मदर वाज गोइंग टू डायग्नोज विद अ कैंसर। सो हाइंडसाइट, हम बाद में जब मुड़ के देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ओ आई कुड हैव डन दिस, और आई कुड हैव डन दैट, आई कुड हैव स्टॉप्ड हिम फ्रॉम स्मोकिंग, एंड यू नो आई कुड हैव स्टॉप्ड हिम फ्रॉम गोइंग आउट एट दैट टाइम ऑफ द नाइट, और आई कुड हैव स्टॉप्ड हर डूइंग दिस और डूइंग दैट। लेकिन हमें पता नहीं होता, चीजें बाद में ट्रांसपायर होती हैं, उस वक्त ट्रांसपायर नहीं सही होती। और मरने वाला, जब तक हम जिंदा होते हैं, जब तक हमारे अंदर उसकी मेमोरी जिंदा होती है, मरने वाला हमारे साथ जिंदा होता है। उसके लिए कई दफा हमें एक्सटर्नल वे में रिचुअल्स क्रिएट नहीं करने पड़ते, मतलब वो फिर भी हमारी यादों का हिस्सा होता है। उसको मैंने बताया, मैंने कहा योर मदर इज अ पार्ट ऑफ योर डीएनए, यू कैन नेवर टेक दैट अवे फ्रॉम सही हर। A part of you is your mother, and as long as you are going to be alive, you will remember your mother, and whatever you're going to give to your next generation, whatever you're going to tell your next generation, your kids, they will remember your mother through you. So this is how we carry the memory. And sometimes, yes, people are stuck and they find it difficult to move on because of the guilt, because of the regret, because of the fear of forgetting that person. होता ये है कि हम ये समझते हैं कि जब कोई मर जाता है तो हमारा रिश्ता उसके साथ खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं होता, जब कोई मरता है तो रिश्ता फिर भी जिंदा रहता है, सिर्फ वो इंसान जाता है। जैसे अगर किसी औरत के 3 बेटे हैं, उसमें से एक बेटा मर जाए, तो वो जी औरत कैसे कहेगी कि मैं 2 बेटों की माँ हूँ। उसने तो उसको तो पता है मैं 3 बेटों की माँ हूँ, लेकिन तीसरा बेटा दुनिया को नजर नहीं आ रहा, लेकिन उसको तो पता है ना कि उसका बेटा था, और उसके अंदर तो वो बच्चा जिंदा है। और इसी चीज की हमें इजाजत देनी पड़ेगी दूसरे लोगों को, और हमें डरना नहीं चाहिए। मतलब जब कोई कहे इस तरह के, ओ मेरे 3 बच्चे हैं और एक की डेथ हो गई है, हम लोग एकदम डर जाते हैं कि अब हमें क्या करना है, व्हाट आर वी सपोज टू डू, आर वी गोइंग टू डू अफसोस,
for the person, or she has just introduced death when we have just met her. तो हम हमारा सही, जो शौक है towards death, कई दफा we need to moderate that. We need to see where that is coming from. सही. For Mhm. parents who have lost a child, what are the best ways of coping through this kind of bereavement? Because lots of mothers who have given birth and to stillborns or their babies have passed away, they tend to fall into depression pretty easily because this postpartum psychosis, and then we have the postpartum depression. What advice would you give these mothers? Advice as such तो नहीं होगी, लेकिन ये ज़रूरी है कि उनको जो उनका पोस्टपार्टम डिप्रेशन है या उनकी जो ग्रीफ है प्रोसेस, उससे गो थ्रू होने के लिए उनको अलाउ किया जाए. इट्स ओके टू फील दैट वे. Like, if they're feeling that way, it's pretty normal, it's pretty okay, because there is a lot going on for these kind of mothers. I worked with a female. She has a daughter, but at the same time she had a stillbirth with a second child. So when she had the stillbirth, she was unable to she was unable to be present with the daughter who was alive, because she was so much stuck in that grief of losing that other child. और उनको वो जो खातून है उसको ये लगता था कि शायद मैंने कुछ गलत किया. Like, I was toxic. Like, I created the death of my child within my womb, that it resulted, or maybe I should have known that because she was inside me, because उनकी delivery बिल्कुल close थी. I think it was few सही, days away, and then just before that the heartbeat stopped, and they have to go for a stillbirth. और उसको लगा कि शायद I am a bad mother. So she was questioning all that motherhood जो पहले भी थी, and she was a perfect mother, but she was questioning all that how come I didn't know the child inside me has died. So her सही, agony, her pain, her questions, why me? Why did that happen to me? I haven't done anything wrong to anybody. I'm a good person. I'm caring. I'm empathic. I'm a sweet mother. I'm nice. Why did that happen to me? Why my God has taken this child away from me? What have done wrong there? Have I done anything bad to anybody? तो कई वो हमें एक तो अलाउ करना चाहिए कि वो प्रोसेस है और वो उस प्रोसेस से गुजर रही है. And then she was working in school. And then she was saying that जब मैं माएँ अपने बच्चों को पुश चेयर्स में लेके आती हैं, and that triggers me, that causes me pain, mm, and then I feel envious and I feel jealous. So just imagine the range of emotion that this person is going through. So we need to allow that to happen. उनकी पास मेमोरी बॉक्स था. कई ऐसी हैं ऑर्गेनाइजेशंस यूके में, जैसे जब आपकी स्टिल बर्थ होती है तो दे हेल्प यू क्रिएट अ मेमोरी बॉक्स. जब वो सही, मेरे साथ काम कर रही थी, एज लॉन्ग एज शी वाज वर्किंग विद मी, शी वाज माय क्लाइंट, उनके उनके आखिरी जब हम सेशंस ले रहे थे, तब उनके अंदर इतनी हिम्मत आई कि उन्होंने वो मेमोरी बॉक्स खोला. Before that, she was unable to mm, even touch that memory box, because she was thinking that I'm such a toxic person that actually I have killed my child. So I don't mm, deserve to mourn. And if I don't deserve to mourn, I don't deserve to celebrate as well what I have. yeah, And then we talked and all that thing, and then she was able to touch, and then she was able to see what was inside the memory box. Unki memory rakhein, that is a reality that has happened. Agar, even when you lose pregnancy at a very early age, it's still a trauma, it's still a loss. तो अगर आप किसी तरीके से उनकी मेमोरी, अगर आपके पास वो scans हैं, if you want to have those scans, put them, frame them, put them there, so that you know that was your reality. Other people may not know that because that was part of your body. You were carrying that child inside your womb. Nobody, the world was not aware of that because it was not visible to the world, but it was very much real to you. So having those, maybe creating planting a tree, or planting a flower somewhere in your garden, and naming that flower as जो आपने अपने बच्चे का नाम रखना था. तो ऐसी चीजें जो है, सही, sometimes they help to remember, because you know that that was real, your trauma was real, your pain is real, your grief is real, that experience is real for you. And then we, as people who are the support network, we need to
appreciate that. We need to be okay when they're talking about that, rather than getting, oh my God, like जैसे कई कल्चर्स में ये होता है कि अगर किसी किसी औरत कोई औरत बेवा हो जाती है और वो किसी शादी ब्याह के मौके पे जाती है, दैट इज कंसिडर्ड समथिंग लाइक ओ दिस इज अ बैड ओमन। मुझे हिंदी का वर्ड याद है, Hmm. अबशुकन, मुझे उर्दू में याद नहीं आ रहा इस वक्त लफ्ज। तो इट्स अ बैड ओमन, अपशुगन है कि मतलब वो औरत है, उसके तो हस्बैंड की डेथ हुई और इस बच्ची की शादी, तो शी इज नॉट अलाउड टू पुट मेहंदी ऑन द हैंड्स ऑफ दिस गर्ल हु इज गेटिंग मैरिड। We just need to learn to be kind because death is as real as life. बिल्कुल, So we need to बिल्कुल। talk more about it, and we need to be open. Actually, we become aware of life. We learn to celebrate life only when we realize the reality of death. We've got another question, Yasmin, and this viewer would like to know that how do you overcome the feelings that are attached with um, losing someone, not because of death, but due to circumstances or ghosting? How do you get over that? Okay, losing something as a ghosting, that is come that is something that we would see as narcissistic abuse. Like, when somebody ghosts you, you have a relationship, I would say a friendship or a romantic relationship with somebody, and then all of a sudden this person is ghosting you, means that this person is not having a contact with you at all. So we Mm, also call it stonewalling, कि अगला इंसान दूसरे इंसान को स्टोन वॉल कर रहा है. We also call it silent treatment. And although it's silent treatment, but it is verbal abuse and it is psychological सही, abuse. So when the other सही, person has totally ghosted you, they are not, once mm, they were part of your life and now they have totally gone away, they've blocked you on everything, they don't want to talk to you about anything, and they have totally gone out of, that is basically a form of abuse. That's a form of psychological abuse, that's form of narcissistic abuse, and that's a silent treatment. So it's a verbal abuse as well. So you need to go see a counselor, talk to them what's happening to you, how you're feeling, because if you are still it is as much as a trauma as if you've lost. जैसे sudden death नहीं होती, मतलब आप जी, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि किसी 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 इंसान की मौत हो जाएगी तो अचानक उसकी मौत हो जाए, एंड it the ghosting can trigger the same response in you, कि जैसे अचानक किसी की सही। मौत हो जाए, and how I'm going to deal with that, how I'm going to deal with that phenomena, that lack of presence of that person in my life, how I'm going to deal with that, I'm going to face myself क्योंकि without the brain. वो भी एक तरह का सदमा है, वो भी एक तरह का सदमा है। हाँ जी, it triggers exactly the same emotions as a sudden death. Psychologically, it triggers सही, same emotion. You hurt in the same way, and it's very much used by narcissists. Like, they will have a contact with you, then all of a sudden they will ghost you. And if you are a codependent, then you will go back, have a contact with them again, and then the whole cycle continues. So you need to see, like, what is happening in that relationship dynamic. सही। Thank you so much, Yasmin. We only have 2 minutes left, so I would request you to give your final message to our audience, especially those who are going through this process right now. मैं यही कहूँगी कि इट इज़ पेनफुल, इट इज़ डिफ़िकल्ट, इट इज़ यूनिक, इट्स योर एक्सपीरियंस, नोबडी कैन टेल यू, आपको कोई भी नहीं बता सकता कि आपने अपना सदमा या अपना सोग जो है वो कैसे मनाना है। ये आपका सोग है, आप इसको मना सकते हैं, और किसी को हक नहीं है कि वो आपको जज करे कि आप किस तरीके से अपना सोग मना रहे हैं। ये आपका सोग है और आपको पूरा हक है इसको मनाने का। और सही। अगर आप किसी वजह से स्टक फील कर रहे हैं तो गो सीक प्रोफेशनल हेल्प। So you would highly recommend people to seek professional help. और एक काउंसलर जो है वो आपकी मदद कर सकता है वो रास्ता दिखाने में। अगर आप जी, महसूस कर रहे हैं कि आप एक जगह स्टक हो गए हैं और आपको आगे कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा, तो एक साइकोथेरेपिस्ट या काउंसलर आपकी मदद कर ग्रीफ सकता है और इसमें कैंसर, कोई या या शर्मिंदगी फील नहीं करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया यास्मीन बीवी for your valuable time and the advice that you have given us today. And inshallah, we'll look forward to having you back on the show again. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम को देखने के लिए। अगर आपके पास कोई फीडबैक हो, कोई कमेंट देना चाहें या आपके जहन में कोई सवाल हो जो आप हमारे माहिरीन से करना चाहते हैं,
तो हमारे हिदायत टीवी के फेसबुक पेज पे ज़रूर कीजिए, या फिर आप हमारे स्टूडियो में कॉल करके भी लाइव क्वेश्चन कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगले सैटरडे एक नए टॉपिक के साथ फिर आपके सामने हाजिर खिदमत होंगे। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।